मुअज़्ज़ज़ अरकान बार, आज का जो सब्जेक्ट है वो है क्रिमिनल ट्रायल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द लिटिगेंट्स। हमने क्रिमिनल ट्रायल को भी देखना है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लिटिगेशन हमने देखना है। वो क्या हैं? मुअज़्ज़ज़ अरकान बार, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने बंद कर दूँ करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने ट्रायल को डिफाइन नहीं किया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने ट्रायल को डिफाइन नहीं किया। हाउएवर, सिर्फ लेजिस्लेचर ने ही किसी वर्ड को डिफाइन नहीं करना होता, बल्कि और भी बहुत सी एजेंसीज होती हैं। उन एजेंसीज में यानी सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, कोर्ट्स ऑफ लॉ की जजमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वट एवर आई कलेक्टेड, वट एवर आई सीन इज दैट क्रिमिनल ट्रायल वुड मीन द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लिटिगेंट इन शेप ऑफ एक्विटल और इन शेप ऑफ पासिंग punishment within the parameters of law for the time being in force. Criminal trial means the determination of rights and liabilities of the parties regarding acquittal or conviction in the light of law enforceable for the time being. तो ये क्रिमिनल ट्रायल है। सीआरपीसी ने इसको डिफाइन नहीं किया। हाउएवर, जब हम ये देखते हैं कि ट्रायल तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो फिर वो 3 स्टेजेस सामने आती हैं। नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन स्टेज, नंबर 2 प्रोसीजर ऑफ ट्रायल एंड नंबर 3 अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। इन 3 स्टेजेस को हम अगर डिफाइन करें तो चूंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सिटिंग बिफोर मी आर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, प्रेफरेबली प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जामिनेशंस, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी एंगल से ही टच करता चला जाऊं। जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्रिमिनल लिटिगेशन में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है। एफआईआर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी। इस बात की तरफ नहीं जाऊंगा कि क्या तकाजे हैं, कौन लॉज करवाएगा, कौन लॉज करेगा, चूंकि वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। हमने टेंटेटिवली आज ट्रायल के प्रोसीजर को देखना है। देयर आफ्टर, एज सुन एज द एफआईआर इज रजिस्टर्ड, ए फर्दर स्टेप इज टेकन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, वो है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में आप 154 सीआरपी से डायरेक्ट 156 सीआरपीसी पे चले जाएंगे, जहां ये देखा जाएगा whether the investigating officer is competent to initiate investigation without permission of magistrate. If so, then he shall proceed from section 156 to 54 directly back, कि वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार करेगा। सेक्शन 54 सीआरपीसी read with section 55 which shall lead towards the arrest of the accused persons at the hands of the investigating officer without having permission from any authority, any magistrate, whatever that may be. अब हम registration of FIR, commencement of investigation and arrest of accused persons पे चले गए। फिर 156 के शेड्यूल के मुताबिक एंड रेड विद पुलिस रूल्स 1934 जो प्रोसीजर बताया गया है, हम इन्वेस्टिगेशन कमेंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कमेंस होकर डिफरेंट स्टेजेस लेकर कंक्लूड होती है। जनाब के इल्म में होगा कि 160 सीआरपीसी से 175 सीआरपीसी तक substantive law regarding the control of investigation has been provided by the CRPC कि investigating officer क्या क्या steps लेगा at the time when he is conducting investigation. So however, as a complementary law
कंप्लीमेंट्री लॉ, पुलिस रूल्स 1934 प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। जब हमने डिस्टिंक्शन ड्रा करना हो, जब हमने ये देखना हो कि वाई इन द प्रेजेंस ऑफ CRPC द पुलिस रूल्स वर इनेक्टेड, द पुलिस रूल्स वर प्रोमलगेटेड, तो हम ये कहेंगे कि CRPC इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव कोड, CRPC is not an exhaustive code, it does not fulfill all the requirements of investigation, so the police rules for the implementation of process of investigation and completion of procedure of investigation have been promulgated। उसको साथ साथ हमने लेकर चलना है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास दो स्टेजेस हैं। वन, if he finds sufficient incriminating material against the accused persons so arrested under section 5(4) of the CRPC, he shall forward the accused person so with the recommendation to face trial, and if he finds no sufficient material, then he shall place the name of accused persons in column number 2 of the report under section 173 of the CRPC and shall not recommend his prosecution। रिपोर्ट 173 एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके रेफरेंस से हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ए पुलिस ऑफिसर जब भी कभी किसी कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगा, वो डिस्चार्ज रिपोर्ट हो सकती है, वो कैंसिलेशन रिपोर्ट हो सकती है, वो प्लेसिंग द एक्यूज पर्सन्स इन कॉलम नंबर 2 हो सकती है, वो यानी किसी भी शेप में हो। एक टर्म इस्तेमाल होती है अनट्रेसेबल ऑफेंस। अगर ऐसी सूरत हो यानी FIR लॉन्च हुई तो मुल्ज़मान का पता ही नहीं चल सका कि ऑफेंस किसने कमिट किया, ट्रेस ही नहीं हुए टिल द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड अनट्रेसेबल रिपोर्ट, अनट्रेसेबल ऑफेंस। अगर ऐसी सूरत हो तो भी रिपोर्ट 173 के तहत ही सबमिट होगी। अपार्ट देयर फ्रॉम, जब मैजिस्ट्रेट के रूबरू 173 CRPC की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि कौन सा लॉ, कौन सी लाइन जिस पे बेस करते हुए और उसे फॉलो करते हुए ऑर्डर पास किया जाना है। मिसाल देता हूँ, अगर किसी एक्यूज को डिस्चार्ज किया जाना है तो देन मैजिस्ट्रेट शैल मूव टुवर्ड सेक्शन 6(1) ऑफ द CRPC। अगर किसी मुल्ज़म को एक्विट किया जाना है तो मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टुवर्ड सेक्शन 249A ऑफ द CRPC। अगर किसी एक्यूज का ट्रायल करना है तो फिर मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टुवर्ड सेक्शन 204 CRPC and shall summon him either from bail or from the custody anywhere। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है इशू कि अगर मुल्ज़म जेल में हो, मैजिस्ट्रेट ने समन करना हो तो कौन सा लॉ डील करेगा जिसके ज़रिए मैजिस्ट्रेट उसको जेल से समन कर सके। तो ये डिस्प्यूटेड है। बहरहाल ऑर्डर 204 CRPC का पास होता है। 204 CRPC के ऑर्डर में ये इम्पॉर्टेंट है कि मैजिस्ट्रेट शुड एक्सप्लेन हिज रीजंस एज टू व्हाई एंड अंडर व्हाट मटीरियल he is satisfied that sufficiently material criminally available on the record to summon the accused persons। However, गुजारिश ये कर रहा था कि इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम आते हैं ट्रायल की तरफ। मैंने मैडम साहबा ने मुझे वो ब्रोशर दिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे जो आप भाइयों ने शायद दिए हुए थे। मेरी ख्वाहिश ये है जनाब प्रेसिडेंट साहब, जनाब की इजाज़त से, कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए। हमारे पास लेजेंड लोग मौजूद हैं जो ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं, और अगर हम उन्हें रिक्वेस्ट भी कर लें फॉर आवर ओन बेटरमेंट तो हमारी इसमें इज़्ज़त है, इंसल्ट भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक ए लीगल नीलाम घर इस अंदाज से चलना चाहिए कि एवरी वीकेंड, एवरी थर्सडे
यहाँ पे लेक्चर होना चाहिए, हमें आपको क्वेश्चंस कलेक्ट करने चाहिए और उन क्वेश्चंस को यहाँ से वहाँ थ्रो किया जाए, उनके जवाब आएँ। जैसे मैंने आज तक कभी किसी सीनियर वकील को अल्लाह के फजल से मेरे साथ कुर्सी पे बैठ जाए, मेरे साथ चाय पे बैठ जाएं, मैंने कभी स्पेयर नहीं किया, क्वेश्चन पुट किए बगैर मैंने आज तक नहीं जाने दिया। और ये मैं प्राइड की बात कर रहा हूँ कि जितने आपके सीनियर्स यहाँ वर्किंग हैं, अल्लाह के फजल से मैंने सभी से सीखा है और सभी से पूछा है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे आते हैं जो ऑर्डिनरी नज़र आते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आएँ। मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक जजमेंट पढ़ी है, एक फाजल हाई कोर्ट के जज ने लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में 526 CRPC के तहत ट्रायल करती है। तो दैट वाज एस्टोनिशिंग फॉर मी, दैट वाज रॉन्ग। हाउएवर हमने उसको बीइंग ए प्रोफेशनल इस अंदाज से देखना है कि वो भी इंसान ही हैं बैठे हुए, कोई बात नहीं, गलती होगी। अगर मैं क्वेश्चन थ्रो करूं, आपके पास क्वेश्चन भेजूं, तो ये पूछ लूं कि जब मजिस्ट्रेट ये कहे कि मैंने ट्रायल करना है और मैं कहूं कि मजिस्ट्रेट साहब आप तो ट्रायल कर ही नहीं सकते, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी पावर है जिसके ज़रिए आप ट्रायल कर सकते हैं? तो एनीबॉडी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, कोई मेहरबानी कर सकता है, बता सकता है कि मजिस्ट्रेट कौन से लॉ के तहत एम्पावर्ड है कि वो ट्रायल कंडक्ट कर सके? एनीबॉडी फ्रॉम, मैडम ये जी सर 91 191, कोई और भाई कोई कोशिश करना चाहेगा? कोई और? जी सर, ठीक हो गया। मैंने बड़ों से यहाँ नहीं पूछना। आप कंटिन्यू करें सर, ये सब ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि एक तो रेड इंक से जो होते हैं वो मेंशन कर दें और जो कॉलम नंबर 2 में नहीं जॉब होता उसको मेंशन करें। हाँ जी, अच्छा जी सर, मैं करता हूँ। मैंने वाज़े कर दिया है कि मैंने बड़ों से नहीं पूछना। तो फिर भाई गौर कीजिए, अगर किसी के पास मेजर एक्ट मौजूद है तो सेक्शन 28 CRPC खोलिए। ये मुझे मेजर एक्ट दे दें जी भाई। प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इज डिफरेंट देन दैट ऑफ एन एम्पावरमेंट ऑफ द कोर्ट, कि वो कौन से लॉ के तहत ओरिजिनली ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। मैं पढ़ने लगा हूं जनाब की इजाज़त से। सेक्शन 28, offences under penal code subject to the other provisions of this code, any offence under the Pakistan penal code may be tried by the high court, by a court of sessions or by any other court by which such offence is shown in the 8th column of the second schedule to be triable. So the original jurisdiction of High Court, original jurisdiction of Sessions Court and original jurisdiction of magistrate emanates, erupts and has been provided by section 28 of the CRPC. अब अगर आप 241 की बात कर रहे थे, मेरे भाई ने अभी 241 कहा, आप 241 पे चले जाएं, वहाँ प्रोसीजर ऑफ ट्रायल है मेरे भाई। अगर आप 265 पे चले जाएं तो वो सेशंस प्रोसीजर ऑफ ट्रायल है और हाई कोर्ट का प्रोसीजर ऑफ ट्रायल है। तो यहाँ तक बात ये आई कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाई कोर्ट का ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ है, तो 526 नहीं है। 526 के तहत वो केस ट्रांसफर करती है। 526 CRPC के तहत हाई कोर्ट इज competent टू ट्रांसफर द केस either to itself or to some other competent court of jurisdiction, बल्कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सेक्शन 28 में है। इसी तरह सेशन जज इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू कंडक्ट ट्रायल ऑफ द केसेस अंडर सेक्शन 28 ऑफ द CRPC। अगर किसी भाई को कोई यहाँ तक एतराज़ हो तो मैं जवाब दे दूँ। थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ये मैं कहूँ
कि मैजिस्ट्रेट्स को आप, चूँकि ज़्यादातर लॉरिये हैं, हमने आपके बारे में सुना हुआ है कि यहाँ पे जज डरते हैं बहुत ज़्यादा, आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, चोर साहब बैठे हुए हैं। अगर आप मैजिस्ट्रेट से ये कह दें कि जज साहब आप तो शहादत ही नहीं लिख सकते, आप तो शहादत लिखने का अख्तियार ही नहीं है, तो कोई बता सकता है कि सेशन जज, मैजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट कौन से लॉ के तहत शहादत लिखने का अख्तियार रखता है? एनीबॉडी? कोई बात नहीं, हम जी प्लीज, एनीबॉडी एल्स? कोई बात नहीं, हम चूंकि इसीलिए ही इकट्ठे हुए हैं कि ये हमारी इंसल्ट नहीं बल्कि हमारी इज्जत है। नोट फरमाइए, ये बड़ा कलीदी और बुनियादी क्वेश्चन है। 3 फोरम्स का मैंने जिक्र किया, मैजिस्ट्रेट, सेशंस जज और हाई कोर्ट। मैजिस्ट्रेट अगर एविडेंस लिखने की पावर रखता है तो वो 244 में 240, मेरे पास चूंकि मेजर एक्ट मौजूद है, मैं वो अल्फाज पढ़ सकता हूँ, आप दोस्तों के पास मेजर एक्ट नहीं है, शायद आप ना पढ़ सकें, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए वो अल्फाज दोहरा देता हूँ। इसी तरह सर मैं ये 244, procedure when no such admission is made. If the magistrate does not convict the accused under preceding section, or if the accused does not make such admission, the magistrate shall proceed to hear the complainant if any, and take all such evidence as may be produced before him. ये मैजिस्ट्रेट की पावर है भाई। अब हम अगर सेशंस जज के पास जाएं तो 265 F को ले लीजिए, 265 F CRPC में सेशंस जज इज एम्पावर्ड टू रिकॉर्ड एविडेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन फेवर और अगेंस्ट ए लिस्ट और ए क्लेम। फिर इसी तरह अगर हम हाई कोर्ट के रेफरेंस से जाएं तो हाई कोर्ट में प्रोसीजर ऑफ ट्रायल वही है जो सेशंस जज के पास है। जी 244 और 265 F, क्या ये मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट का राइट है या उनकी ड्यूटी है सर? ये राइट है, यही तो बात कर रहे हैं। हमने देखना है बिल्कुल, जब पावर की बात आएगी बेटा, जब पावर की बात आएगी तो कोर्ट के राइट की बात आएगी, जब पार्टी की बात आएगी तो पार्टी के राइट की बात आएगी। जब ये कहा गया कि ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल और प्रोसीजर होगा 309 310 का, यही है ना, तो दिस इज नॉट द पावर ऑफ द कोर्ट, बल्कि दिस इज द पावर ऑफ द लीगल ईयर्स ऑफ द डिसीज टू इफेक्ट कंप्रोमाइज इन शेप ऑफ वेवर और इन शेप ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है ना। अब अगर हम ये देखें कि पार्टीज ने तो बाहर राजीनामा कर लिया, तो कोर्ट कौन से लॉ के तहत राजीनामा मानने की पावर रखती है? तो आप नोट फरमा लीजिए, वो 338 ई पीपीसी है, 338 ई पीपीसी है, विच इज सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ लॉ, जो अदालतों को अख्तियार देती है कि आप भी फलां फलां ऑफेंसेस राजीनामा करने की, कंपाउंड करने की और वेव करने की इजाज़त दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को हमने देखना है, एक तरफ कोर्ट की पावर है, दूसरी तरफ राइट्स ऑफ लिटिगेंट्स हैं, उस तरफ फिर आते हैं। हाई कोर्ट के पास भी एविडेंस रिकॉर्ड करने की जो पावर है, दैट इज ऑल्सो 265 F। 265 F जो है, ऐसी प्रोविजन है CRPC में। मैजिस्ट्रियल ट्रायल तो अपनी जगह पे, हमें मोस्टली चूंकि मौका मिलता है सेशंस ट्रायल में, 265 F इतनी कंप्रीहेंसिव प्रोविजन ऑफ लॉ है ट्रायल में कि अगर हम उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दें तो सारा ट्रायल वहीं पे एंड हो जाता है। बेसिकली चार्ज फ्रेम होने के बाद
प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें लिखा हुआ है 265F में कि कोर्ट शैल डिटरमिन एंड आस्क द पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर द कंप्लेनेंट एज द केस में बी अबाउट द विटनेसेस आर द एविडेंस अवेलेबल विद हिम। जो एविडेंस प्रोसिक्यूटर फिर पेश करेगा वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी। उसके बाद अदालत फिर एक मर्तबा 342 के स्टेज को गुजार कर फिर लिखा हुआ है 7 में द कोर्ट शैल आस्क द एक्यूज्ड अबाउट द एविडेंस डॉक्यूमेंट्री or oral whatever that may be if available with him and shall issue process for the summoning of that evidence। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ड्रा करने जा रहा हूँ। आज तक बहुत थोड़े दोस्तों को मैंने देखा है इस डिस्टिंक्शन को लेते हुए। जब बात आएगी समनिंग ऑफ एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन और कंप्लेनेंट की, तो प्रोसेस सिर्फ समनिंग की सूरत में इशू होगा, प्रोसेस सिर्फ समन्सेस की हद तक इशू होगा। लेकिन जब बात आएगी समनिंग ऑफ एविडेंस फॉर द एक्यूज पर्सन्स, तो फिर उसमें लिखा हुआ है द कोर्ट शैल यूज द पावर एंड कोर्सिव मेयर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। थैंक यू भाई। यानी मुल्ज़िम को गवाह समन करके देने में, डॉक्यूमेंट समन करके देने में कोर्ट शैल हेल्प हिम आउट विद ऑल इट्स फोर्स, लेकिन कंप्लेनेंट के लिए नहीं। कंप्लेनेंट का प्रोसेस इशू किया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ समन्सेस। अभी मुझे जनाब चौधरी वलायत साहब ने ऑर्डर फरमाया, ये चिट भेजी कि एक बात आपने नहीं बताई कि चालान में पीओ की भी एक प्रोविज़न मौजूद है। तो ये भी नोट फरमा लीजिए कि एब्सकॉन्डर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू पुलिस रूल्स 1934 उनको रेड इन के साथ इंडिकेट करके रेफ़र किया जाता है टू द कोर्ट। यानी कॉलम नंबर 3 में वो लोग आएंगे जो गिल्टी हैं, गिल्टी तो नहीं कहना चाहिए हमें, बट हैव बिन रिकमेंडेड फॉर ट्रायल। एक्चुअल वर्डिंग जो इसकी आनी चाहिए, हु हैव बिन रिकमेंडेड फॉर ट्रायल। कॉलम नंबर 2 में वो लोग आते हैं जो आइदर हैव नॉट बीन रिकमेंडेड फॉर प्रोसिक्यूशन और they have been placed in the said column with red ink indicating that they have not surrendered before the process of law and have run away from the clutches of law and are required to be arrested still। तो जनाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब ने मुझे मेहरबानी फरमाई, इंडिकेट किया। अब भाई क्रिमिनल ट्रायल के रेफरेंस से बात कर रहे थे सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज है 28 से शुरू किया जनाब मैजिस्ट्रेट साहब ने या सेशन जज ने या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 28 CRPC से ओरिजिनेट किया। जब 28 पावर ले ली तो फिर 190 पे चले गए। 190 CRPC में टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए रिपोर्ट और ऑफ एन ऑफेंस बाय द मैजिस्ट्रेट। 190 में मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा वेदर ही हिमसेल्फ इज़ कम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस और नॉट। यहाँ पे नोट ही फरमा लीजिए कि सबसे पहली ड्यूटी किसी भी कोर्ट की ये है कि टू एनालाइज द लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन टू बी एक्सरसाइज्ड सब्सिक्वेंटली। अगर सेशन जज, मैजिस्ट्रेट, वट एवर द कोर्ट में भी ये ना देखे कि कौन से जुर्म की रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने ला के मेरे सामने रख दी है और वो ऑफेंस ट्रायबल बाय सेशन जज ना हो, ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑर्डिनरी ना हो, तो मैं समझता हूँ कि दैट वुड बी ए फर्स्ट ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ दैट कोर्ट। लिहाजा सबसे पहले उन्हें डिटरमिन करना पड़ेगा 28 सेक्शन के बाद 190 तक आने तक कि क्या मैं ट्रायल कर सकता हूं या मैं ऑर्डर पास कर सकता हूं। जब मैजिस्ट्रेट ने ये देख लिया कि मैं ऑर्डर पास कर सकता हूं तो फिर ये फैसला किया क्या मैं खुद ट्राई कर सकता हूं या आगे भेजूंगा सेशन जज को।
जब मैजिस्ट्रेट इस नतीजे पे पहुंचा कि आई कैन नॉट ट्राई द ऑफेंस, तो ही शैल इमीडिएटली विदाउट प्रोसीडिंग एनीथिंग एनी मोर शैल रेफर द केस टू द सेशंस जज। तो फिर आप जानते हैं कि 190 के बाद 193 का प्रोसीजर आता है 193 CRPC का, जिसमें सेशंस जज कॉग्निजेंस लेता है और कॉग्निजेंस लेकर फिर सेशंस जज दो चीज़ें डिसाइड करता है, क्या मैंने खुद ट्राई करना है या मैंने आगे एडिशनल सेशंस जज को भेजना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि आप भाई स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन पुट किया जाता है कि सेशन जज कौन से लॉ के तहत आगे केसेस रेफर करता है। नोट फरमा लीजिए 193 CRPC के तहत सेशन जज आइदर टेक द फाइल ऑन हिज ओन फाइल, आइदर शैल टेक द केस ऑन हिज ओन फाइल। मैडम साहब आप ऊपर तशरीफ ले आए, आप ऊपर तशरीफ ले आए मैडम, अच्छा तो नहीं लगता आप। मैडम साहब आप भी आ जाएं आप। कुछ चेयर्स वैसे पड़ी हुई हैं, आप मुअज़्ज़ज़ दोस्त खड़े हैं, मेहरबानी करें अगर आकर तशरीफ़ ले आएँ। इधर भी है, आ जाएं। जो लोग हैं पीछे हैं। सर आ जाएं, आप तशरीफ़ ले आएँ, सर आ जाएं आप। मुझसे सीनियर्स खड़े हैं। कौन जी? जनाब सिकंदर जावेद साहब आप आगे तशरीफ़ ले आएँ। गुजारिश कर रहे थे कि 193 के तहत सेशंस जज शैल आइदर टेक द केस ऑन हिज ओन फाइल और शैल रेफर फर्दर टू द एडिशनल सेशंस जज। जब 193 का प्रोसीजर मुकम्मल हो गया तो सेशंस जज ने खुद फाइल टेकअप कर ली या एडिशनल सेशंस जज के पास आ गया। अब उसने उसी लॉ के तहत फिर कॉग्निजेंस ले ली। कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर 204 पे चले जाएंगे। ये लाइनियल सीक्वेंस में जनाब की खिदमत में डिस्कस कर रहा हूँ। 204 में लिखा हुआ है कि whenever a file is produced before the court shall decide as to whether he has to proceed further or not। 204 में लिखा हुआ है प्रोसीड फर्दर और नॉट का मतलब ये है कि अगर अदालत ये समझती है, सेशन जज ये समझता है कि मुल्ज़म समन करने का कोई मटीरियल ही मौजूद नहीं है, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस ही मौजूद नहीं है, तो ट्रायल टर्मिनेट हो जाएगा, ट्रायल टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। कोर्ट उसको 265 के तहत डिस्पोज ऑफ कर देगी, कोर्ट 265 के तहत डिस्पोज ऑफ कर देगी। लेकिन जब अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि सफिशिएंट मटेरियल फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोसीडिंग फर्दर, कन्विक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि सज़ा हो सकती है कि नहीं, कोर्ट ये नहीं देख सकती। कोर्ट ने सिर्फ ये देखना है कि वेदर द कोर्ट कैन प्रोसीड फर्दर आर नॉट इन द लिस्ट। नतीजा कोई भी आ सकता है। तो जब अदालत इस नतीजे पे पहुंची तो फिर द प्रोसेस शैल बी इशूड। जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिर कोर्ट चली जाएगी 265 पे। जब मुल्ज़म हाजिर आ जाएं 265 के तहत मुल्ज़मान को कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। अब इसकी दो स्टेजेस हैं भाई, एक है स्टेट केस, मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप, एक है प्राइवेट कंप्लेंट केस। प्राइवेट कंप्लेंट केस में वो डॉक्यूमेंट्स जो हैव बीन अपेंडेड विद द प्राइवेट कंप्लेंट एंड द कंप्लेनेंट वांट्स टू रिलाई अपॉन द सेम shall be distributed to the accused as of right and free of cost। इसके साथ अगर वो स्टेट केस हो तो 265 ने एक मर्तबा फिर उन डॉक्यूमेंट्स को एलेबोरेट किया हुआ है जिन डॉक्यूमेंट्स पे प्रोसिक्यूशन मेनली रिलाई अपॉन करेगी। इन ब्रेविटी यहाँ पे समझ लें कि ये राइट है मुल्ज़म का। राइट्स की दो किस्में हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक स्टैट्यूटरी राइट है। हमने फिर इसको देखना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, और अगर स्टैट्यूटरी राइट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ने दिया हुआ राइट अगर वायलेट हो तो फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा।
अगर ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूटरी राइट कन्फ्लिक्ट कर जाएं, तो फिर क्या होगा? ये सारी चीज़ें वज़न करते हुए इतना ही गुजारिश करूँगा कि 265 का राइट हैज़ बिन हेल्ड टू बी ए पिवटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। पिवटल राइट से मुराद ये है कि अगर इस राइट को वायलेट कर दिया जाए तो होल प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रायल शैल स्टैंड विशिएट, शैल स्टैंड विशिएट, यानी वो राइट जो प्रोसीडिंग्स विशिएट करने में रोल प्ले करे, दैट इज पिवटल राइट, इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द एक्यूज्ड।